तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षाशाला में। हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जो आपके टर्म 2 के एग्जामिनेशन जो आपके बोर्ड के अभी होने वाले हैं उसके लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो आज की वीडियो है ये पार्ट 1 है सीरीज़ का, ठीक है, जिसमें हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में डिस्कस किया है। आपका जो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी चैप्टर से आएंगे। तो चलिए हम लोग टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये इस चैप्टर का नाम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है। क्यों है इसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र? यहाँ पे कौन सी सत्ता की बात हो रही है? क्या आपके स्थानीय लेवल की सत्ता की बात हो रही है, निगम पार्षद या पंचायत, या आपके राज्य के स्तर की सत्ता की बात हो रही है, या आपके राष्ट्रीय स्तर की सत्ता की बात हो रही है? यहाँ कौन सी सत्ता की बात हो रही है? तो यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल लेवल की सत्ता की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सत्ता है इस चैप्टर में उसके बारे में बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद अमेरिका जो था वो एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। उससे बड़ी कोई पावर ही नहीं रह गई थी, यानी कि अमेरिकी जो प्रभुत्व था, हेजेमनी ऑफ अमेरिका स्टार्ट हो चुकी थी। कुछ देशों के संगठनों का उदय उसके बाद हुआ जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरे, जो अमेरिकी प्रभुत्व को टक्कर देने की शक्ति रखते हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके होने का जो मेन रीज़न था वो था ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, जो नया ग्लोबलाइजेशन है, जो न्यू मॉडर्न एरा का जो ग्लोबलाइजेशन है वो कब स्टार्ट हुआ? तो वो स्टार्ट हुआ 1991 के बाद से। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इसका मेन रीज़न था ग्लोबलाइजेशन? तो आप देखेंगे कि वर्तमान टाइम पे ही आप देख लीजिए, सारी कंट्रीज़, कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकती कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं। जो हम ग्रो कर रहे हैं ये हमारे अपने रिसोर्सेज की वजह से हम कर रहे हैं। कोई भी कंट्री नहीं कह सकती है। क्यों? पहले क्या था? पहले थी क्लोज्ड इकोनॉमी, अब ओपन इकोनॉमी है। अब कोई भी कंट्री कहीं भी जाके व्यापार करते हैं। ग्लोबलाइजेशन में लोग जाते हैं, स्किल्ड लेबर्स जाते हैं। आप इंडिया के ही देख लीजिए, ज़्यादातर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके ऑनर कौन है, उनके सीईओ कौन है? इंडियंस। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, किसका नाम नहीं है इसमें? ट्विटर के सीईओ, गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, सबके सीईओ जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सीईओ इंडिया के हैं। alibaba.com चाइनीज़ है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब के टाइम पे इंटरडिपेंडेंस कंट्रीज़ की बढ़ गई है। सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अंतर्निर्भर हो गई हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोई भी कंट्री किसी से भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। सबको पता है कि भाई अगर हम उससे दुश्मनी लेंगे तो हमें कैसा लॉस होगा? आर्थिक तौर पर लॉस होगा। तो कोई भी कंट्री, अब जैसा वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हम देखते थे कि सारी कंट्रीज खुले तौर पर एक दूसरे की आलोचना करती थी, बट अब ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के एरा में सारी कंट्रीज आपस में इंटर कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इन संगठनों के साथ साथ कुछ देश भी हैं जो वर्तमान टाइम पर, मॉडर्न टाइम पर विश्व की उभरती हुई शक्तियों के रूप में से एक हैं, जो आर्थिक तथा सामाजिक रूप से लगातार पावरफुल हो रहे हैं, जिनको ये कहा जा रहा है कि भाई ये लोग आने वाले टाइम पे अमेरिका जैसे सुप्रीम पावर को, सुपर पावर को टक्कर दे सकते हैं। इसमें कई कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी, साउथ अफ्रीका। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। इन कंट्रीज़ में जो व्यापार है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जब ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो देशों की जो अंतर्निर्भरता है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्षेत्रीय संगठन या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की, कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या। तो इसको समझने के लिए आपको इसके वर्ड में ही जाना होगा। क्षेत्र, क्षेत्र क्या होता है? इलाका। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल इलाके की नहीं, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे इलाकों की बात हो रही है। ग्लोब पर अगर आप देखेंगे तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इससे आसान डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्या है कि जब दो या दो से अधिक देश मिलकर अपने एक समान हितों की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं तो
ऐसे संगठनों को हम क्षेत्रीय संगठन या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक देश, यहाँ पे जो कीवर्ड है ना वो है समान हितों की पूर्ति, यानी कि इन सभी देशों के जो ग्रुप बनाते हैं इनके इंटरेस्ट्स, हित सेम होते हैं, इनका लक्ष्य सेम होता है। ठीक है, तो अपने लक्ष्य को फोकस करने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए ये लोग ग्रुप बनाते हैं, जिसे हम लोग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, तो इन देशों को पहचानने के लिए आप लोग ऑर्गेनाइजेशंस को इन पहचानने के लिए आप देखेंगे ग्लोब में कि ये सारे देश एक दूसरे से बहुत नज़दीक होते हैं, या तो उनकी बाउंड्रीज लग रही होती हैं एक दूसरी कंट्री से, या फिर ग्लोब पर ये लोग बहुत ही पास में होते हैं। ठीक है, तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आ गया। अब हम सीधा यूरोपियन यूनियन में चलते हैं, बट उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि मार्शल प्लान से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर साल आता ही आता है। ठीक है, और इसी में जड़ें छुपी हैं यूरोपियन यूनियन की। अगर हम मार्शल प्लान की बात करें तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था उसके बाद हमने देखा कि जो यूरोप था, सबसे ज़्यादा अगर किसी को हानि हुई थी ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो वो यूरोप था। क्यों? क्योंकि जो वॉर थी, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, वो लड़ी कहाँ पे गई थी? आप लोग देखेंगे कि ये पूरी की पूरी वॉर जो थी ये लड़ी जा रही थी यूरोप में। ठीक है, ज़्यादातर कंट्रीज़ कौन सी इन्वॉल्व थी? यूरोपियन कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी। जो पूरा युद्ध का जो कोर्स था वो कहाँ पे हुआ? तो यूरोप में हुआ। जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन, रशिया, हंगरी, बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो यूरोप की ही थी, और ये आपस में ही लड़ रहे थे, जिसको वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया। तो जो इतने वैश्विक स्तर पर जो हानि हुई थी, चाहे वो जन हानि हो चाहे धन की हानि हो, ठीक है, तो जो इनको आर्थिक हानि हुई थी, अब इस आर्थिक हानि से निपटने के लिए इनकी जो इकोनॉमी थी, जो इनकी अर्थव्यवस्था थी, इतनी गिर चुकी थी कि इनकी अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए, दोबारा आर्थिक पुनरुद्धार के लिए अमेरिका द्वारा मार्शल प्लान यूरोप में भेजा गया। ये मार्शल प्लान, इसका नाम मार्शल क्यों था? तो उस टाइम पे जीसी मार्शल जो थे वो स्टेट सेक्रेटरी थे अमेरिका के, उन्होंने इसको सुझाया था, तो उन्हीं के नेतृत्व में भेजा गया था ये प्लान। इस प्लान को हम लोगों ने मार्शल प्लान का नाम दिया। अब इस प्लान के तहत यूरोपीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए $12 बिलियन का भुगतान किया गया था। $12 बिलियन। उस टाइम के जो $12 बिलियन थे वो आज के लगभग $100 बिलियन के समान है। मतलब अगर आप आज के समय से समझे तो $100 बिलियन जो थे वो अमेरिका ने किसको दिए थे? यूरोप को दिए थे, उनकी अर्थव्यवस्था को दोबारा बूस्ट करने के लिए। हालांकि इसमें उसके राजनीतिक हित भी थे। ठीक है, वो हम इसके उद्देश्य में देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो मार्शल प्लान का उद्देश्य, अगर आपसे पूछा जाए 2 नंबर का क्वेश्चन कि मार्शल प्लान का उद्देश्य क्या था, मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था, तो आपको क्या लिखना है? पहला, यूरोपीय अर्थव्यवस्था को सुधारना। ठीक है, सबसे पहला जो उद्देश्य था वो क्या था? यूरोपीय अर्थव्यवस्था में सुधार करना। कैसे? इसमें क्या किया गया? इसमें ट्रेड बैरियर्स को हटाया गया। क्यों? क्योंकि हमने देखा था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ज़्यादातर जो कंट्रीज़ थी उन्होंने ट्रेड बैरियर्स लगाए थे कि दूसरी कंट्रीज़ जो हैं, जो उनकी एनिमी कंट्रीज़ हैं, वो उनके यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएंगी। ठीक है, जर्मनी की ब्लॉकेडिंग हमने देखी थी। अगर आप वर्ल्ड वॉर को देखेंगे, जर्मनी की ब्लॉकेडिंग, आपको समझ में आएगा कि कैसे, किस लेवल पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने आपस में ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे। एक कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में जाता नहीं था, और जाता भी था तो चेक होके जाता था सीज में कि भाई कोई वेपन्स तो नहीं जा रहे हैं ट्रेड के बहाने। तो ट्रेड बैरियर्स लगे हुए थे, उसको हटाया गया। युद्ध में जो प्रभावित क्षेत्र थे उनको पुनर्निर्माण किया गया, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज इसमें गंवा चुका था यूरोप, तो उनको दोबारा पुनरुद्धार की ज़रूरत थी, तो उसके लिए भी प्रयास किए गए। औद्योगिक आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। जो पुरानी टेक्निक्स थी उनमें चेंजेस किए गए। ठीक है, तो इन सब के थ्रू क्या करने का प्रयास किया गया? यूरोपीय अर्थव्यवस्था में सुधार। सेकेंड, इसका जो मोटिव था वो था यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोकना। कम्युनिज्म को रोकना इनका मेन मोटिव था, मैं तो ये कहूँगा, जो मार्शल प्लान था। क्यों? क्योंकि ये लोग देख रहे थे कि जो रशिया था, यूएसएसआर उस टाइम पे, तो उसने कौन सी व्यवस्था अपना रखी थी? उसने अपनाई थी कम्युनिस्ट व्यवस्था। तो ये लोग नहीं चाहते थे अमेरिका वाले कि अमेरिका में कौन सी व्यवस्था थी? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिस्ट जो थे वो नहीं चाहते थे कि भाई जो यूरोप है उसमें कम्युनिज्म आ जाए, क्योंकि अगर कम्युनिज्म आ जाएगा तो उनका व्यापार उससे ठप हो जाएगा। ठीक है,
इनको आर्थिक लाभ नहीं होगा। इनको आर्थिक लाभ सबसे ज़्यादा कहाँ से होता था? यूरोप से। इनके सामान सबसे ज़्यादा कहाँ बिकते थे? यूरोप में। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि हम इनको इतना बड़ा घाटा हो, तो उन्होंने क्या किया? मार्शल प्लान भेजा। इसका मेन मोटिव था कम्युनिज्म को रोकना, कम्युनिज्म को प्रसार ना हो सके, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे फंडिंग की थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की, या फिर यूरोपीय संघ हिंदी में बोलें तो। अब जो यूरोपीय यूनियन है, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। ठीक है, 1992। अभी वर्तमान में इसमें 27 सदस्य हैं। ये अपडेट वर्जन है, आप देख सकते हैं 27 सदस्य हैं इसमें। ये यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। आपसे पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये मार्शल जो प्लान था, मार्शल प्लान, उसके तहत ही आया था ये। ठीक है, इसी को आगे जाके यूरोपीय यूनियन का नाम दिया गया 1992 में जाके। क्यों? क्योंकि पहले हमने देखा इसका पहला मोटिव क्या था पहले आने का। पहले जो आया था ये सिर्फ आर्थिक मामले में सहयोग कर रहा था, बट 1992 में इसका एक्सपेंड हुआ, इसके नेचर में एक्सपेंड हुआ। इसका नेचर जो था वो पॉलिटिकल भी हो गया था, यानी कि आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक प्रभाव इसका विस्तृत हुआ था। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है? तो इसके पास अपना झंडा है, अपनी मुद्रा है, अपना गान है, यानी कि जैसे हम राष्ट्रीय गान गाते हैं ना, जनगण मन, ऐसे इसका राष्ट्रीय गान है, अपना स्थापना दिवस है। अब झंडे की बात करो तो आप ये देख पा रहे होंगे झंडा, ये इसका ऑफिशियल झंडा है, ऑफिशियल फ्लैग है इसका। इसमें 12 सितारे हैं, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अगर हम बात करें यूरोपीय संघ की, तो इसने 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया था, बट फेल रहा ये। ठीक है, असफल रहा, सफलता इसको नहीं मिली थी। ठीक है, तो ये सब आप नोट कर सकते हैं। बाकी आपको अगर PDF चाहिए होगी तो मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा अपना, उस चैनल से जुड़ के आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए मैप आपको दिख रहा होगा, यूरोपीय यूनियन का मैप है ये, जिसमें जो कंट्रीज है सारी 27 की 27 में दिखाई गई हैं। पहले ब्रिटेन भी था, बट ब्रिटेन ने अब एग्जिट कर लिया है, ब्रिटेन इसका मेंबर नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन। अब इसमें आयरलैंड रह गया है इस साइड से, नॉर्दर्न साइड से, और स्वीडन है, फिनलैंड है, आप देख सकते हैं फिनलैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, स्लोवेनिया, स्पेन, इटली, अल्बानिया, ग्रीस, साइप्रस। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। पोलैंड पहले कंट्री नहीं हुआ करती थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। जर्मनी, लग्जमबर्ग, ठीक है, चेक रिपब्लिक, बहुत सारी कंट्रीज है। 27 कंट्रीज इसमें वर्तमान में मेंबर हैं। फ्रांस इसका एकमात्र देश है जो UNO का स्थायी सदस्य है, UNO का परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर 5 है UNO में। कौन कौन से हैं? USA, चाइना, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। तो इसमें से एक सदस्य है फ्रांस इसका, जिसके पास वीटो पावर भी है। ठीक है, उससे निषेधाधिकार, वीटो पावर का हक भी दिया गया है, इससे वीटो पावर प्राप्त है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि भाई फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के पास है, बट ब्रिटेन जो है उसने एग्जिट कर लिया है यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, तो हम उसको इसमें काउंट नहीं करेंगे। वो UNO का मेंबर है, बट यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं है अब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप नोट कर सकते हैं, बाकी आपको PDF तो मिल ही जाएगी। आगे हम बात करेंगे, ये सब में जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ भी इसके विशेषताओं में पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसका विश्व में व्यापक राजनीतिक, आर्थिक व कूटनीतिक प्रभाव है। ठीक है, कूटनीतिक प्रभाव भी कैसे? इनके अपने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं दूसरे देशों के साथ, इनके आर्थिक संबंध है आपस में, व्यापार, ट्रेड। ठीक है, राजनीतिक संबंध इनके आपस में। एक संगठन में होने का मतलब क्या है? किसी भी संगठन को आप ज्वाइन करते हैं, उसका मेन मोटिव ही होता है कि आप उस संगठन के अंतर्गत उसकी कार्यप्रणाली में चलेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको वहाँ से प्राप्त होंगे आप उनको फॉलो करेंगे। चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, चाहे लोकल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को देखें, सारी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है आपको उसमें जाने का? कि आप उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करेंगे। तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, राजनीतिक हो चाहे वो आर्थिक हो, चाहे कूटनीतिक हो, इनको फॉलो करना होता है इसकी कंट्रीज़ को, जिसका व्यापक प्रभाव पड़ता है वैश्विक लेवल पर। ठीक है, इसके पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना, और इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है। कुल रक्षा का जो बजट है सबसे ज़्यादा किसका होता है? अमेरिका का। बट अमेरिका के बाद किसका है? यूरोपियन यूनियन का। अगर हम इसकी बात करें अर्थव्यवस्था की, तो 2016 में
यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, सबसे बड़ी, यानी कि अमेरिका से भी ज़्यादा। इसका जो सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो 17,000 अरब डॉलर, इससे भी कहीं ज़्यादा था। ये भी एग्जैक्ट नहीं है, इससे भी कहीं ज़्यादा था ये। तो आप सोच सकते हैं कि भाई इसकी आर्थिक रूप से कितना महत्व इसका वैश्विक लेवल पर है। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने पेपर में लिखने हैं, ठीक है। सारे के मेरे कहने का मतलब आप 3-4 पॉइंट्स तो याद कर ही लेंगे इसके। अगर हम इसके झंडे की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे, जो झंडा है इसका, इसमें 12 सितारे हैं। ये 12 के 12 सितारे, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये 12 सितारे हैं, इसके 12 सितारे को होने का मतलब क्या है। तो ये 12 सितारे इसकी एकता, पूर्णता और मेल मिलाप को दिखाते हैं। और ये जो 12 सितारे हैं, 12 सितारों का मतलब क्या है, जब यूरोपियन यूनियन बना था तब इसमें 12 सदस्य थे, 12 सदस्यों ने मिलकर बनाया था। बट वर्तमान में कितने हैं, तो अभी 27 हैं, ठीक है। और ये 12 सदस्य, ये 12 सितारे होने का मतलब क्या है कि 12 देशों, जो उस टाइम बना था उसका मोटो बता रहा हूँ। उस टाइम का जो मोटो था वो इन 12 देशों के मध्य एकता, पूर्णता और मेल मिलाप का प्रतीक था। पूर्णता मतलब अखंडता, ठीक है। अगर हम इसकी व्यापार में भागीदारी की बात करें तो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा भागीदारी इसकी वैश्विक लेवल पर है ट्रेड के मामले में। आप समझ सकते हैं यार, सारी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, ठीक है। आप 3 डेवलप कंट्रीज़ तो इसी में देखेंगे, रशिया, ठीक है, यूरोप में ही है। यूरोप मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, सॉरी, यूरोपियन यूनियन में तो रशिया नहीं है, ठीक है। तो सारी जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं ना, जो डेवलप्ड हैं या फिर जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, ज़्यादातर आपको यूरोप में मिलेंगी, ठीक है। अब उनके आपस में व्यापार अच्छे हैं, तो आपस में व्यापार रिलेशन अच्छे होने का मतलब क्या है कि इनकी इकोनॉमी ज़्यादा होगी, वैश्विक व्यापार में भागीदारी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए ये पॉइंट क्या है, विश्व व्यापार में इसकी भागीदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। यानी कि अमेरिका जितना व्यापार करता है उससे 3 गुना व्यापार यूरोपीय यूनियन ज़्यादा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग यूरोपीय संघ के उद्देश्य, यानी कि जो यूरोपीय यूनियन बना था इसका मोटिव क्या था, या अभी इसका मोटिव क्या है इसका उद्देश्य, किस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं ये इनके सेम इंटरेस्ट होते हैं, ये किसी उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो अभी इसका उद्देश्य क्या है, पहला, एक समान विदेश व सुरक्षा नीति का निर्माण करना। क्या, एक समान विदेश नीति व सुरक्षा नीति का निर्माण करना। डिफेंसिव जो पॉलिसीज़ होंगी या फिर जो फॉरेन पॉलिसीज़ होंगी वो इन सारी कंट्रीज़ की एक जैसी होती हैं। वीज़ा मुक्त आवागमन को प्रोत्साहन देना। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं, जो यूरोपीय यूनियन में सम्मिलित होते हैं जो भी देश, उसकी खास विशेषता है कि ये सारे देश, इन देश के लोग, इन देश के जो नागरिक हैं वो आपस में कहीं भी आ जा सकते हैं बिना वीज़ा के, ठीक है। आपको इंटरनेशनल लेवल पर आपको कहीं जाना है दूसरे कंट्री में तो आपको क्या चाहिए होता है, वीज़ा। बट यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं इनको आपस में ट्रैवल करने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता, ये बिना वीज़ा के भी दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हैं। एक समान मुद्रा का प्रचलन, एक समान मुद्रा, इनकी मुद्रा कौन सी है, यूरो, ठीक है। इनकी मुद्रा है यूरो, तो उस यूरो को ये लोग प्रोत्साहित करते हैं, उसी का प्रचलन सारी कंट्रीज़ में है। जितने भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं सारी कंट्रीज़ कौन सी मुद्रा यूज़ करती हैं, यूरो। देन सामाजिक व आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। क्योंकि जो कोई भी संगठन होता है वो सिर्फ आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से नहीं चलता, वो सबके मेल मिलाप से चलता है, ठीक है। केवल डिप्लोमेटिक जो कूटनीतिक डिसीजन होंगे उसी से नहीं चलेगा, उसकी आर्थिक नीति भी अच्छी होनी चाहिए, आर्थिक सहयोग होना चाहिए, सामाजिक सहयोग होना चाहिए, आपस में कॉरपोरेशन होना चाहिए। तो ये सारे उद्देश्य जिसके हैं उनकी पूर्ति कर भी रहा है अभी। आंतरिक मामलों में सहयोग को प्रोत्साहन देना, ताकि कोई भी जो डिसीजन हो, कोई भी अगर कोई विवाद हो गया है, कोई डिबेट हो गई है, कोई आपस में कोई रिलेशन ख़राब हो रहे हैं तो उनका जो सॉल्व है उनको आपस में ही कर लें, कोई भी वॉर ना होने दें, ठीक है। क्योंकि पहले हमने देखा था ना कि जब वर्ल्ड वॉर हुई तो क्या हुआ था, आपस में रिलेशन ख़राब होते, यूरोपियन कंट्रीज़ के अटैक करना चालू कर दिया एक दूसरे के ऊपर और वर्ल्ड वॉर हो गई, ठीक है। तो ऐसी वॉर दोबारा ना हो, आंतरिक मामलों को आपस में सुलझाना इनका मोटिव है। कोई भी मामला गड़बड़ होगा तो आपस में डिसीजन कर लेंगे लोग, आपस में बैठक होगी, बैठक में डिसीजन किए जाएंगे किसने क्या गलती की है, कंपनसेशन उसको लगाए जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। देन यूरोपीय संघ के देशों के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई है जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। ये रहा, आप लोग इस फोटो में देख पाएंगे, इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ताकि जो वित्तीय लेन देन है वो आपस में हो सके।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन अब हम आएंगे इसे कमियों पे, कमज़ोरियों पे, कि यूरोपियन यूनियन जो है इसकी कमज़ोरियाँ क्या क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, यूरोपीय संघ के सभी देशों के समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति है, लेकिन कई बार ये एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या भाई, देखो सारे देश हैं, अब देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो विदेश नीति भारत की है वही विदेश नीति पाकिस्तान की भी हो, है ना, वही विदेश नीति चाइना की भी हो। आपस में सारी कंट्रीज लोकेटेड हैं। अगर मैं बात करूँ जो दक्षिणी एशिया है, सार्क है, उसके मेंबर्स कौन कौन है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। तो क्या ज़रूरी है कि जो विदेश नीति इंडिया की है वही विदेश नीति पाकिस्तान की भी हो, वही विदेश नीति नेपाल की भी हो, वही विदेश नीति भूटान की भी हो? नहीं भाई, सारी कंट्रीज़ के अपने अपने हित होते हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो सबकी विदेश नीति भी अलग होती है, सबकी सुरक्षा नीति भी अलग होती है। अब जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में आतंकवाद का खतरा ज़्यादा है तो इंडिया की सुरक्षा नीति अलग होगी। अब पाकिस्तान में आतंकवाद का खतरा नहीं है, वहीं से तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ही तो आतंकवाद का जन्मदाता है, तो उसको क्या खतरा होगा, तो उसकी सुरक्षा नीति थोड़ी ढीली होगी। बट इंडिया को आतंकवाद से अपनी रक्षा करनी है, तो सुरक्षा नीति भी सबकी अलग अलग होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, ये एक दूसरे के खिलाफ भी होती है ना, सबके समान विदेश नीति या सुरक्षा नीति तो होती नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया 2003 में, तो ब्रिटेन हमले के पक्ष में था कि हाँ अमेरिका को हमला करना चाहिए, जबकि जर्मनी और फ्रांस जो थी वो इसके विरोध में थे कि अमेरिका को हमला नहीं करना चाहिए। तो सेल्फ जो इंटरेस्ट थे दोनों के अलग अलग हुए कि नहीं हुए, इंग्लैंड का अलग था और इंग्लैंड का अलग था और फ्रांस का अलग था, जर्मनी का अलग था। तो क्या हुआ, क्लैश हुआ दोनों के बीच में। जब क्लैश होगा तो क्या संघ पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सारे संघ किससे चलता है, कोई भी जो संघ होता है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, संगठन होता है, वो किससे चलता है, वो चलता है कॉरपोरेशन से। बट अगर कॉरपोरेशन नहीं होगा तो टूट बनेगी, दूसरे में आपस में कलह बनेगी। ठीक है, तो जो इसकी समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति है ये कारगर साबित नहीं हो रही है। कई देश हैं जो इसकी समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति से नाराज़ हैं, वो चाहते हैं कि हमारी अलग विदेश नीति हो, हमारी अलग सुरक्षा नीति हो, बट इसमें सम्मिलित होने के बाद सबकी सेम है, तो उसके खिलाफ कई बार बोला भी जाता है, मुद्दा भी उठता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो यूरोप के कुछ हिस्से में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर नाराज़गी है। ठीक है, कई देश चाहते हैं कि भाई ये जो यूरो है ये लागू ना हो सारे देशों में, यूरोपीय यूनियन के, हमारी अपनी करेंसी हो, हम अपने करेंसी से ग्रो करें। ठीक है, तो उसको लेकर भी इसके विरोध में कई बार कार्यक्रम चलते हैं, आंदोलन चलते हैं, जैसे डेनमार्क में चला था, स्वीडन में चला था। ठीक है, ब्रिटेन में चला, ब्रिटेन ने तो एग्जिट ही कर लिया, उसको जैसे उसको दिखा कि भाई जो यूरो है उससे मुनाफा नहीं होगा, उसने एग्जिट ही कर लिया। फिर हम देखते हैं 2003 में यूरोपीय यूनियन ने क्या किया था, हमने पहले पढ़ा था कि इसने अपना संविधान बनाने का ट्राई किया था बट फेल रहा। ठीक है, फिर जो सबसे बड़ी कमजोरी इसकी साबित हुई, सबसे बड़ी जो कमी इसमें आई, जो सबसे बड़ा इसमें फॉल्ट आया, वो था ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट का मतलब क्या है, ब्रेक्जिट, ये ब्रे और एग्जिट इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रे मतलब ब्रिटेन और एग्जिट, ब्रिटेन का इसमें से बाहर निकलना। ब्रिटेन ने क्या किया, 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन से एग्जिट कर लिया। ठीक है, कई सारे कारण थे इसके जो मैं अभी वीडियो में डिस्कस कर रहा था, आपको इससे पता ही चल जाएगा कि क्या कारण हो सकते हैं ब्रिटेन के। उसमें से एक प्रमुख कारण था रिफ्यूजीज़ का, जिसने कहा था कि सभी समान रूप से बंटवारा करेंगे रिफ्यूजीज़ का, बट ब्रिटेन ने मना कर दिया। देन यूरो का भी आ रहा था कि वो यूरो को अपनाना नहीं चाहता था। अभी अगर हम बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन में कौन सी करेंसी है ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सी करेंसी ब्रिटेन में यूज़ की जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा उसका, करेंसी का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका कमेंट बॉक्स में नाम बताना है। देन जो नेक्स्ट कमी इसकी क्या थी, वीज़ा मुक्त आवागमन। अब एक बात बताइए, अगर मैं बात करूँ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन की, शार्क की, तो अगर शार्क में हम लोग बोले कि भाई आप लोग क्या करो, वीज़ा मुक्त ट्रैवल कर दो, वीज़ा मुक्त आवागमन, कोई भी कहीं भी आ सकता है किसी भी कंट्री में बिना वीज़ा के और बिना वीज़ा के कहीं भी जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों? अगर ये हो गया तो पाकिस्तान क्या करेगा, सारे आतंकवादी भेज देगा इंडिया में, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्या है कि देखो यूरोपियन यूनियन कितनी कंट्रीज है, 27। अब जो भी कंट्री ग्रो कर रही होगी, मान फ्रांस है, फ्रांस की इकोनॉमी सही है, फ्रांस तेज़ी से ग्रो कर रहा है,
तो बाकी कंट्रीज़ के लोग क्या करेंगे, जो अनएम्प्लॉयड हैं, क्या कहेंगे भाई कि हम चलो, हमें यहाँ पे नौकरी अच्छी नहीं मिल पा रही, हम लोग चलते हैं फ्रांस में। ये हो भी रहा है। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन की, वो कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन पहले कम थी, वो अच्छे से ग्रो कर रहे थे, बट जो पलायन हुआ, पलायन का बोझ, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा भी पलायन का बोझ। तो पलायन के कारण क्या हो, उनकी पहले तो पॉपुलेशन बढ़ी, अब पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या हुआ, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनके रोज़गार कम हुए, बाहर के लोग जो थे, जो बाहर के स्किल लेबर थे, वो आके उनकी नौकरियाँ खा गए, ठीक है। तो इससे नुकसान किसको हुआ, उस कंट्री को। तो ऐसा कई बार देखा जाता है कि कंट्रीज़ विरोध करती हैं यूरोपियन यूनियन में सम्मिलित होने का, कि भाई हमें भी बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि जो इसकी वीज़ा मुक्त पॉलिसी है, ये बहुत ही डिबेट वाली है, इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट्स की गई हैं कि ये नहीं होना चाहिए। आप कुछ ना कुछ तो प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है। इससे कई एक्टिविटीज़ जो इनलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी जन्म मिलता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने अपनी आज की वीडियो में कवर किया था पूरा यूरोपियन यूनियन का पोर्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इतनी दूर तक पहुँच गए तो वेल डन, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम पे आपकी प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम की वो अच्छे से हो सके। चलिए दोस्तों, जो हमारा आज का वीडियो था वो पार्ट 1 था। अपने अगले आने वाली वीडियो में पार्ट 2 आपको जल्दी से लाएंगे, जल्दी से जल्द प्रयास करेंगे वीडियो का पार्ट 2 भी ला सकें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।